हाँ तो स्टूडेंट, कैसे हो स्टूडेंट? पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने किस प्रकार से आपको एमिनो अम्ल में ज्यूटर आयन बनाना है। ज्यूटर आयन बनाने के बाद स्टूडेंट अपने आते हैं स्टूडेंट आगे की बात पर। एमिनो अम्ल बताया। एमिनो अम्ल में स्टूडेंट 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है। उसमें स्टूडेंट एक विशिष्ट एमिनो अम्ल है ग्लाइसिन। कौन सा है? ग्लाइसिन। यह विशिष्ट क्यों है स्टूडेंट, बता देता हूँ। ग्लाइसिन होता है स्टूडेंट एक यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप एमिनो अम्ल का, पता ही है आपको। और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर CH2, ये कार्बन यहाँ पर NH2 होता है। और यहाँ पर H होता है, यहाँ पर H होता है। ठीक है, ये है स्टूडेंट, ये आपकी ग्लाइसिन है। ये कौन सा एमिनो अम्ल है? CH2 ग्लाइसिन। ये ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। इसमें ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है, ये ग्लाइसिन एमिनो अम्ल है। इसमें म्यूटा रोटेशन यानी ध्रुवण घूर्णन absent पाया जाता है, यानी अनुपस्थित होता है, क्योंकि इसमें ये कायरल नहीं है कार्बन। ये NH2 ग्रुप है, ओबियसली है सर। COH है, इस कार्बन के साथ ये H ग्रुप टेस्ट है और ये H है। इसके लिए चाहिए क्या स्टूडेंट आपको? दोनों ग्रुप, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, तो ये ध्रुवण घूर्णक एब्सेंट होता है। बाकी सारे एमिनो अम्ल में, बाकी सभी एमिनो अम्ल ध्रुवण घूर्णन दर्शाते हैं तथा यह किस रूप में? तथा यह एल एमिनो अम्ल रूप में स्थायी होते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1 नंबर प्रश्न पूछा गया ये। ऐसा कौन सा एमिनो अम्ल है जो म्यूटा रोटेशन नहीं दर्शाता है? ये कारण है इसका, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की बॉन्डिंग ही नहीं पाई जाती। अब देखिए, अब मैं एल एमिनो अम्ल बताता हूँ किस आधार पर लिया गया। एक एमिनो अम्ल का एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, COH है आपके। ठीक है, COH के स्थान पर आपके कार्बन है। कार्बन से NH2 ग्रुप लगा है, इसको मैं डैश करके बना दूं, NH2। इसी प्रकार से यहाँ पर H ग्रुप लगा है, NH2 लगा है, H लगा है, और यहाँ पर R लगा है। ठीक है, यहाँ पर R ग्रुप है। अब स्टूडेंट क्या होगा, ये एमिनो अम्ल है एक, इसे एल एमिनो अम्ल बोलते हैं। अगर एमिनो अम्ल में NH2 समूह इस तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो इसलिए इसे एल एल एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड का एग्जाम्पल है ये। कोई भी ग्रुप ले लीजिए, उसके अतिरिक्त एल एमिनो एसिड होगा। ठीक है, इसकी जगह मैं और भी ग्रुप ले सकता हूँ। इसकी जगह मैं आपको लेके बता देता हूँ कौन सा है ये। इससे अच्छा एग्जाम्पल भी कर सकते हैं स्टूडेंट आप, वेलेनिन वाला कर लीजिए। ठीक है, आज का विशिष्ट लक्षण CH3 के आधार पर भी करोगे तब भी हो जाएगा। आज के आधार पर CH3 एलानिन, एलानिन यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ये एलानिन है। ठीक है, ये एलानिन या स्टूडेंट, यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर R की जगह CH3 है, ये एलानिन है। एलानिन, एलानिन, एलानिन एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड है, एलानिन इसमें पाया जाएगा। अब ये H इस तरफ चला जाएगा ना, ये COH, और यहाँ पर कार्बन, ये NH2 ग्रुप, और NH2 ग्रुप के बाद में ये आपके CH3 ग्रुप, और यहाँ पर हाइड्रोजन। ये एलानिन एमिनो एसिड का एग्जाम्पल ले लिया, यानी इसमें क्या पाया जा रहा है, आपके ध्रुवण घूर्णक म्यूटा रोटेशन इसमें प्रेजेंट है। ये बात कहना चाहता था मैं। अब यहाँ पर आता है स्टूडेंट आपके आवश्यक एमिनो अम्ल, याद कर लीजिए, अनावश्यक अपने आप ही रह जाएंगे। अब आते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल। वे एमिनो अम्ल जो शरीर में संश्लेषित नहीं होते, और उनमें हमें क्या लेना पड़ता है, मुख के द्वारा ग्रहण करना पड़ता है, शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ये रफ कर दूं। अब आवश्यक एमिनो अम्ल को उतार लीजिए। आवश्यक एमिनो अम्ल कौन से हैं? आवश्यक
परिभाषा में पहले ही बता चुका हूँ स्टूडेंट, एग्जाम्पल और देख लीजिए। एमिनो अम्ल जो शरीर के लिए आवश्यक है, कम मात्रा में चाहिए लेकिन चाहिए जरूर। इसके लिए सबसे पहले आपके हिस्टिडीन, हिस्टिडीन एक आपके स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करा दूँ स्टूडेंट। आइसोल्यूसिन 20 प्रकार के एमिनो अम्ल है, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। आइसोल्यूसिन, हिस्टिडीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, लाइसिन के बाद में मिथ्योनिन, मिथ्योनिन, फिनाइल एनालिन, फिनाइल एलानिन, थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टाफेन और वेलिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टाफेन और वेलिन, ट्रिप्टाफेन और वेलिन, ये आएगा इसमें, ये उतारिए स्टूडेंट। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल के बाद में अपन बात करते हैं प्रोटीन, एमिनो अम्लों के बहुलक। ठीक है, प्रोटीन क्या है? एमिनो अम्लों के बहुलक। प्रोटीन की बात करते हैं, एमिनो अम्लों के बहुलक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एमिनो अम्लों के बहुलक। दूसरी बात, ये पॉलीपेप्टाइड रूप में पाए जाते हैं, यानी पॉलीपेप्टाइड के रूप में एमिनो अम्ल की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वही प्रोटीन होती है। और ये स्टूडेंट H2 के निकलने से बनते हैं। ठीक है, इसकी श्रृंखला बताऊंगा मैं ऊपर। देखिए यहाँ पर एमिनो अम्ल लेता हूं मैं, एमिनो अम्ल ले लूं CH2 COH। ठीक है दोस्त, यहाँ पर CH2 COH, यहाँ पर NH2। ठीक है, एक तो ये ले लिया, इसी तरफ में एक और ले लेता हूँ NH2, यहाँ पर NH2 ले लूँ, HNH, यहाँ पर CH2 ले लूँ, यहाँ पर COH ले लूँ। यहाँ से वाटर रिलीज करवाओ स्टूडेंट, वाटर रिलीज हो जाएगा। वाटर रिलीज होने पर क्या बनेगा सिनेरियो स्टूडेंट? H2N CH2 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर N, और यहाँ पर H CH2 C डबल बॉन्ड OH। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना स्टूडेंट आपको, वाटर रिलीज होने पर, H2 रिलीज होने पर ये जो बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं अपन पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बंध? पॉलीपेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड बंध। यही बंध के कारण अपन पहचान कर पाते हैं ये प्रोटीन है। पॉलीपेप्टाइड बंध बनेगा, पॉलीपेप्टाइड यानी एमिनो अम्ल की बहुत सारी श्रृंखला पॉली का निर्माण करेगी, और पहले पेप्टाइड श्रृंखला होती है। एमिनो अम्लों के बहुलक क्या होते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। अब प्रोटीन की श्रृंखला आती है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसमें एक बात और लिख रखी है, पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। अपवाद है इंसुलिन। पॉलीपेप्टाइड है ना, पॉलीपेप्टाइड में 100 से अधिक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड 100 से अधिक एमिनो अम्ल उपस्थित, एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल क्या है? उपस्थित है, प्रेजेंट है, या उपस्थित लिख दूं। और अपवाद क्या है स्टूडेंट? अपवाद के रूप में है आपके इंसुलिन। अपवाद है इंसुलिन, ये एक पॉलीपेप्टाइड है लेकिन इसमें एमिनो अम्ल की संख्या है इंसुलिन 51 एमिनो अम्ल, 51 एमिनो अम्ल के साथ ही क्या है? पॉलीपेप्टाइड। अब इसके बाद में प्रोटीन का वर्गीकरण कर दूं मैं, वो भी इसके आणविक संरचना के आधार पर। प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण। अब
प्रोटीन का वर्गीकरण, प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार। एक तो होती है स्टूडेंट आपके रेशेदार प्रोटीन, एक होती है आपके गोलाकार प्रोटीन। एक तो है रेशेदार, एग्जाम्पल जरूरी है स्टूडेंट इसके, रेशेदार प्रोटीन। एक है गोलेकार, गोलाकार यानी इसमें कुंडली नुमा संरचना मिलेगी और इसमें रेशे के समान संरचना मिलेगी। जल में विलय कौन सी है, मेनली बात ये है, और अविलय कौन सी है। जल में अविलय रेशेदार प्रोटीन है, ये अविलय है, जल में अविलय। तो बेंजीन और ईथर में क्या होगी, विलय होगी, जल में अविलय, यानी ये जल के साथ रिएक्ट नहीं करेगी, मेन मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाएगी। एक जल में अविलय है और ये जल में विलय है, जल में घुल जाएगी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल पूछता है। एक है आपके क्रिएटिन, एक मायोसिन। एग्जाम्पल है क्रिएटिन, जो बालों में पाई जाती है, आपके बालों में पाई जाती है, जो आपके बाल होते हैं उनमें पाई जाती है। मायोसिन, मायोसिन स्टूडेंट आपके मांसपेशी का निर्माण करती है, उसमें जो प्रोटीन पाई जाती है वो मायोसिन प्रोटीन। जो मांसपेशियां होती है ना, उसमें एक्टिन और मायोसिन दो होते हैं, ठीक है। एक्टिन मोटी और मायोसिन पतली रूप में, ये क्या करती है, मांसपेशी का निर्माण करती है। मांसपेशियों में पूछा गया है स्टूडेंट, ये मांसपेशी में से याद रख लेना, मांसपेशियों में पाई जाती है। अब इसके बाद में जो जल में विलय प्रोटीन है, ये आपके इंसुलिन और एल्ब्यूमिन। इसका एग्जाम्पल है स्टूडेंट इंसुलिन, इंसुलिन और एल्बुमिन, एल्बुमिन। इंसुलिन आपको पता ही है, इंसुलिन हार्मोन से होती है। एल्बुमिन ये अंडे में, अंडे में पाई जाती है। एक इंसुलिन है, एक एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, अंडे में पाई जाती है। उतारिए, ये प्रोटीन की आणविक संरचना के आधार पर प्रकार हुए। प्रोटीन का वर्गीकरण आणविक संरचना के आधार पर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर। हाँ तो स्टूडेंट, इसके आगे देखिए, अपनी बात हो गई थी यहाँ तक प्रोटीन की आणविक संरचना के आधार पर प्रकार पढ़ लिए थे। अब प्रोटीन की संरचना आती है स्टूडेंट किसके आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक। प्रोटीन की संरचना पढ़ेंगे अपन, प्रोटीन की संरचना, प्रोटीन की संरचना। उनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की बनी हुई है। प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना। अपने पूछे कितने जाती स्टूडेंट, वो ही बता दूंगा। तृतीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थक संरचना या चतुर्थ संरचना। चार प्रकार की संरचना होती है चतुर्थ संरचना। इसमें स्टूडेंट आपकी ये दो पूछी जाती है, ये कम पूछी जाती है। एक आता है प्रोटीन का विकृतीकरण, वो पूछा जाता है स्टूडेंट। अब इसमें प्रोटीन की प्राथमिक संरचना की बात करें अपन, प्राथमिक संरचना स्टूडेंट ये क्या होती है, एक रेखीय एमिनो अम्ल पॉलीपेप्टाइडों की रेखीय संरचना, पॉलीपेप्टाइडों की रेखीय संरचना। इसमें स्टूडेंट एक बात आती है, सिकल सेल एनीमिया क्या है, वो ही बताऊंगा। सबसे पहले इसकी रेखीय संरचना देखिए किस प्रकार की है। दो टर्मिनल बनाने हैं अपने को, कार्बोक्स बॉन्ड रखना है, सी डबल बॉन्ड हो, NH, ठीक है स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड हो, NH, देखिए CH यहाँ पर,
अच्छा, इससे कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये सी है स्टूडेंट, इसमें अपन क्या करेंगे, इसको कायरल बनाएंगे। कायरल के लिए Z1 ले लिखते हैं और यहाँ पर H लिखते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा। इस प्रकार से NH2 NH2 NH2, इस प्रकार से C डबल बॉन्ड ONH। स्टूडेंट ये देखो, इस प्रकार की पॉलीपेप्टाइड संरचना होती है। यहाँ पर एक है अपना ग्रुप पेप्टाइड वाला बॉन्ड चाहिए, तो C डबल बॉन्ड O आ गया, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है। C डबल बॉन्ड आ गया, फिर से यही स्टार्ट कर दो, OH है इस तरफ ये जुड़ा हुआ स्टूडेंट, इसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O, फिर से ये स्टार्ट कर दो, Z1 आ गया। Z1 मतलब कोई भी ग्रुप है, जैसे मेथिल है, एथिल है, अलग अलग ग्रुप जोड़ना है इसको। इसके बाद में CH2, फिर से वही कहानी, C H को मैं इधर लिख दूं, H को नीचे लिख देता हूँ, और एक H है इस प्रकार से। अब की बार Z2 बराबर समूह है। देखो ये नॉर्मली इस वे में चल रही है, CH2 NH2 CO है, CH2 NH2 C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से चल रहा है। यहाँ पर NH2, ये सिनेरियो मैं फॉलो कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और यही सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। अब इसके बाद में Z2 आ गया, अब इसके बाद में फिर से क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। यहाँ पर H अपनों को क्या बनानी है, बहुत सारे बॉन्ड आने चाहिए। फिर से यहाँ पर C डबल बॉन्ड स्टार्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर Z आ जाएगा, और यहाँ पर N आ जाएगा, H आ जाएगा। इसी प्रकार से ये संरचना चलती रहेगी। जो ये संरचना होती है स्टूडेंट, यहाँ पर NH भी लिख सकते हो आप। जो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें 3 से ज्यादा अपनों दर्शाने होते हैं। ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये प्राथमिक संरचना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना। इसमें एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, सिकल सेल एनीमिया क्या है, वो भी लिखेंगे। पहले ये उतारिए, सिकल सेल एनीमिया क्या है। अल्फा अमीनो एमिनो आज पर प्रोटीन की क्रियाशीलता इंसुलिन, ठीक है, ग्लूमेटिक स्थान पर वेलिन। इसके बाद में स्टूडेंट एक फेडरिक सेगर नाम का वैज्ञानिक आया। कौन सा आया, फेडरिक सेगर। क्या आया, फेडरिक सेगर। फेडरिक सेगर आया, फेडरिक सेगर, फेडरिक सेगर नाम का वैज्ञानिक आया है, सेंगर या सेगर। इसने बोला कि इंसुलिन की जो प्राथमिक संरचना होती है, इंसुलिन की प्राथमिक संरचना की खोज की थी इसने, प्राथमिक संरचना की खोज। और कहा, और क्या कहा, प्राथमिक संरचना की खोज की, और कहा अगर प्राथमिक, अगर विशिष्ट एमिनो अम्लों में, अगर विशिष्ट एमिनो अम्लों में अन्य अल्फा एमिनो अम्ल आ जाए, अन्य अल्फा एमिनो अम्ल आ जाए, आ जाए तो प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता, प्रोटीन की जैव क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है। जैव क्रियाशीलता क्या हो जाती है, नष्ट। नष्ट का मतलब है खत्म हो जाती है, वह स्थायी नहीं रहता। इसी प्रकार से स्टूडेंट आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पर इसने बताया कि आप एग्जाम्पल लो हीमोग्लोबिन। एचबी में सिकल सेल एनीमिया रोग कब होगा, जब एचबी में वेलिन के ग्लूटेमिक, ग्लूटेमिक एमिनो अम्ल के स्थान पर, अम्ल के स्थान पर वेलिन आ जाता है, वेलिन आ जाता है, इसे
सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। यानी हीमोग्लोबिन में आपके आयरन होता है, आयरन धातु प्रेजेंट होती है, उसमें वेलिन जो आपके ग्लूटामिक एमिनोमल होता है उसके स्थान पर क्या आ जाता है, वेलिन एमिनो अम्ल आ जाता है। ग्लूटामिक मैंने करवाया है स्टूडेंट, उसके स्थान पर वेलिन एमिनो अम्ल आ जाएगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन सिकल सेल एनीमिया। अब इसमें ग्लूटामिक को बता देता हूं मैं, वेलिन की भी संरचना है ग्लूटामिक की, वो आपको स्टूडेंट प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ग्लूटामिक CH2 ठीक है, ये है। यानी कहने की बात स्टूडेंट ये है, देखो इसमें क्या होगा, ग्लूटामिक एसिड और बता देता हूं मैं, और वेलिन की भी संरचना बता देता हूँ। ग्लूटामिक एसिड COH, यहाँ पर CH रहेगा स्टूडेंट, यहाँ पर R की जगह चेंज होगा बस, ठीक है, और यहाँ पर NH2 रहेगा। इसी से सभी संरचना बनेगी। और इसी प्रकार से वेलिन, वेलिन में क्या होता है, CH3, ठीक है, CH3 ट्वाइस CH, R बराबर होता है CH3 ट्वाइस CH, ये ग्रुप होता है, इसमें R बराबर ग्रुप होता है स्टूडेंट CH2 CH3 CH2 COH। अगर ये ग्रुप है ना स्टूडेंट R बराबर, इस R की जगह, तो होता है ये आपके ग्लूटामिक 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 एमिनो अम्ल। अगर वो ग्रुप है तो है आपके वेलिन एमिनो अम्ल। इस प्रकार से ये आपके आवश्यक एमिनो अम्ल है, इस प्रकार से हो जाता है स्टूडेंट। इसके स्थान पर क्या आ जाता है, एमिनो अम्ल विशिष्ट होता है, उसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है स्टूडेंट, हीमोग्लोबिन में ये जुड़ा होता है, ये होता है, लेकिन इसके स्थान पर इसको हटाकर ये रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसके कारण आपके सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन आ जाती है। मतलब ये है, हृदयघात की संभावना हो जाती है, उसी को कहते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है शरीर में। ये उतारिए। इसके बाद अपन बात करेंगे स्टूडेंट, ये उतारिए, प्राथमिक संरचना हो गई। अब द्वितीय, हाँ तो स्टूडेंट अब आगे देखिए, यहाँ पर प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात कर ली, अब है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। कौन सी संरचना, द्वितीयक संरचना। अब स्टूडेंट द्वितीयक संरचना है, द्वितीयक संरचना में अपन पढ़ते हैं प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना प्राइमरी संरचना की तुलना में स्टूडेंट ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि ये ज्यादा कुंडलित संरचना होती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, ठीक है, द्वितीयक संरचना। अब स्टूडेंट मैंने इसकी जो आपके एमिनो अम्ल है और जो आपकी जो द्वितीय संरचना बनेगी उसकी स्ट्रक्चर मैंने डाल दी, लेकिन यहाँ पर समझाने का काम अपन कर देते हैं। क्या होगा इसमें स्टूडेंट, सबसे पहले बात है, यह 1 डिग्री प्रोटीन से, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर से मोर स्टेबल है।
क्या है, मोर स्टेबल। स्टूडेंट रीजन, रीजन है स्टूडेंट इसका 2D स्ट्रक्चर है, क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, ये 2 डायमेंशन में है। ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट दो प्रकार की स्ट्रक्चर आती है। एक तो आती है आपकी अल्फा हेलिक्स, बीटा हेलिक्स भी होती है, लेकिन अल्फा हेलिक्स ज्यादा स्थायी इसलिए अल्फा हेलिक्स है। एक आती है बीटा सीट, एक अल्फा हेलिक्स, एक आती है बीटा सीट। अब दोनों के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले अपने पास आती है अल्फा हेलिक्स। कौन सी आती है, अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है स्टूडेंट, ये देखो, इस प्रकार से पेप्टाइड बॉन्ड बना है। ये बॉन्ड कौन सा है, पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध, ये पेप्टाइड बंध है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। अब यहाँ से देखो स्टार्ट, एक कार्बन, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। इसमें मेन बात ये स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये सिनेरियो चलेगा स्टूडेंट। ठीक है। यहाँ पर मैं मेनली बेसिक यूनिट लिख देता हूँ, मैंने क्या क्या लिया यहाँ पर। सबसे पहले स्टूडेंट सी डबल बॉन्ड ओ, फिर एन, फिर एच, ये यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड आ गया। फिर यहाँ पर सी, और सी के स्थान पर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। यही रूट चलेगा स्टूडेंट, यही रूट फॉलो करेगी। ये रूट इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो स्टूडेंट। देखो सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच। अब यहाँ से भी ऊपर भी होती है स्टूडेंट ये बॉन्ड वाली, लेकिन यहाँ से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। अल्फा हेलिक्स का मतलब है इसका कुंडलन, और ये कुंडलन मैं बताऊं, ये उतार लिया। ये कुंडलन होता है स्टूडेंट ऐसे, देखो ऐसे, अल्फा हेलिक्स ऐसे है ये कुंडलन। ठीक है। और इस प्रकार से इस स्ट्रक्चर को बनाया गया है। यहाँ से स्टार्ट होगी, इस प्रकार से चल रही है। तो ये अल्फा हेलिक्स कुंडलन है। इस कारण से स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर को मैंने खोल के बताया है, इस प्रकार से होती है। इस प्रकार सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, फिर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, इस प्रकार से क्रम चलेगा। अब देखो स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वह बॉन्डिंग होती है जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, एक एटम तो होना ही चाहिए तीनों में से, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये तो होना ही चाहिए। उसके बाद में ये इन परमाणु के अलावा हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगी। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कारण ये संरचना पाई जाती है और अल्फा हेलिक्स के रूप में पाई जाती है, इसलिए इसको द्वितीयक संरचना के रूप में मानते हैं। अब इसमें स्टूडेंट इसका एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, द्वितीयक संरचना का, अल्फा हेलिक्स का द्वितीय संरचना का एग्जाम्पल आता है स्टूडेंट क्रिएटिन। आपके जो क्रिएटिन होता है वो इसका एग्जाम्पल आता है। क्या आता है, क्रिएटिन, जो बालों में पाया जाता है, वो आपके इसमें अल्फा हेलिक्स संरचना का एग्जाम्पल आता है क्रिएटिन। जैविक क्रिया विधि, और इसमें डबल हेलिक्स में क्रिएटिन आपकी होती है, और एक होती है आपके मायोसिन जो तंतु होता है, उसमें भी ये पाई जाती है। और रेशम सिल्क, रेशम सिल्क लिख देता हूं मैं। रेशम का, रेशम का रेशा होता है, उसमें ये प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इसमें होती है प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें द्वितीयक संरचना के साथ साथ प्रोटीन की द्वितीयक संरचना होगी, इसमें क्रिएटिन में भी उपस्थित होगी जो बालों में पाया जाता है, क्रिएटिन प्रोटीन में उपस्थित होगी। 3 नंबर बात क्या आएगी स्टूडेंट, क्रिएटिन हो गया, मायोसिन, मायोसिन मैंने बता रखा हूँ आपको, मायोसिन मांसपेशी तंतु है, ये मांसपेशी तंतु। जब मांसपेशी क्रिया विधि पढ़ोगे तो बायोलॉजी में माइसिन और एक्टिन दोनों प्रकार के तंतु आते हैं, उसमें है ये। इस प्रकार की स्ट्रक्चर है, ये उतार लीजिए। इसकी और सही स्ट्रक्चर मैंने लेक्चर में दे रखी है, वो देख लेना, लेकिन मैंने फॉर्मेट बता दिया, ये फॉर्मेट है इसके अंदर। अब मैं इसके बात करता हूँ, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड प्लेटेड शीट, एक ये संरचना आती है स्टूडेंट। ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वही सिनेरियो चलेगा। क्या सिनेरियो चलेगा, देखो स्टूडेंट, यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक है। यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा दिया। फिर यहाँ से क्या आएगा स्टूडेंट, सी डबल बॉन्ड ओ लगाने के बाद में यहाँ पर क्या आएगा, बताओ भाई।
सी डबल बॉन्ड ओ सी, और यहाँ पर क्या आएगा फिर N, और यहाँ पर H, फिर यहाँ से फिर से NH आ गया, फिर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर से सी डबल बॉन्ड ओ आएगा, फिर यहाँ पर N आएगा, फिर से यहाँ पर C आएगा, फिर N आएगा, फिर H आएगा। इस प्रकार से ये शीट की आकृति बनेगी। अब की बार ये बॉन्ड इधर है, अब की बार इधर आएगा स्टूडेंट। अब की बार इसके सामने कौन सा सिरा आएगा, इसके सामने कौन सा सिरा आएगा, इसके सामने जुड़ने के लिए कौन आएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी। मतलब N चाहिए अपने को तो N आएगा इस तरफ, इस तरफ N आएगा, यहाँ पर H आएगा। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, NH। अब यहाँ पर NH, फिर से यहाँ पर क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O के बाद में यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर यहाँ से C, फिर यहाँ पर N, और फिर यहाँ पर H, NH। अब फिर से क्या आएगा स्टूडेंट, NH के बाद में सी डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से सी डबल बॉन्ड O आएगा, और फिर से क्या आएगा यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O के बाद में क्या आएगा, सी डबल बॉन्ड O आ गया, NH आ गया, यहाँ पर फिर से कार्बन आएगा, कार्बन से फिर से N आएगा, फिर से H आएगा। इसी प्रकार से मैं इस स्ट्रक्चर को भी बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पर कार्बन है, कार्बन से N आ गया, H आ गया। अब इस कार्बन से कौन सी स्ट्रक्चर आएगी, NH आ गई, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड O वाली आएगी, सी डबल बॉन्ड O आएगी, यहाँ से N आएगा, H आएगा। इसी प्रकार से ये स्ट्रक्चर चलती रहेगी। पॉलीपेप्टाइड चेन है, तो ये जो स्ट्रक्चर होगी स्टूडेंट, यही स्ट्रक्चर आपकी कौन सी है, ये देखो स्टूडेंट, इसमें जो पेरिप्लेनर है या एंटी है, इसमें हेड टू हेड का रेशियो है, ये एंटी पेरिप्लेनर स्ट्रक्चर है। क्यों, इसके सामने ये तो हेड है, ये टेल है, हेड टेल चल रहा है। बीटा प्लेटेड सेट संरचना, सीट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट उतार लीजिए इसको। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है, सिरे अलग अलग होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड आपको दिखेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है पूरा, ये पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये पेप्टाइड बंध, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड उतारने के बाद में प्रोटीन की तृतीयक संरचना, कौन सी बात करते हैं, तृतीयक संरचना, 3 नंबर पे आती है प्रोटीन की तृतीयक संरचना। प्रोटीन की तृतीयक संरचना, इसमें मेन बात यही इंपॉर्टेंट है, इसमें 3D स्ट्रक्चर पाई जाती है, 3D स्ट्रक्चर पाई जाएगी। दूसरी बात स्टूडेंट, इसमें एसएस बंध यानी डाई सल्फाइड बंध, डाई सल्फाइड बंध पाए जाएंगे, आयनिक बंध भी पाए जाएंगे, इसमें आयनिक बंध भी पाए जाएंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाएगी, हाइड्रोजन बंध भी पाए जाएंगे। और ये 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे ज्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर में स्टेबल है, प्रोटीन स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इसकी स्टेबल होती है। ये उतारिए, इसके भी स्ट्रक्चर बना देते हैं। मेनली आपके फर्स्ट और टू ही पूछता है, लेकिन सेकंड बता दें, जल विरोधी आयन और मायोसिन तंतु इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है मायोसिन तंतु, मायोसिन तंतु कौन सा एग्जाम्पल है, मायोसिन तंतु एग्जाम्पल है। वो 2D स्ट्रक्चर थी, ये 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसमें क्रिएटिन था, वो मायोसिन था, इसमें मायोसिन तंतु है। अब इसकी स्ट्रक्चर बता दूं मैं, देखो ये सेकंड से ज्यादा वलित पाएगी, आपको क्या मिलेगी, सेकंड से ज्यादा वलित मिलेगी। ये सेकंड है, इस प्रकार से ये आपको मिलेगी इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको डार्क कर दीजिए एक हिस्से को। ये तृतीयक संरचना है, प्रोटीन वलित होके मिलेगा, ज्यादा वलित के रूप में मिलेगा, और 3D स्ट्रक्चर मिलेगी। कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी, 3D स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर मिलेगी।
3D स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिलती है। डाइसल्फाइड बॉन्ड है और 3D स्ट्रक्चर आपको देखने को इसमें मिलती है। सिलक में पाई जाएगी स्टूडेंट। मायोसिन उससे हटा लेना स्टूडेंट। सेकंड में मैंने मायोसिन लगाया है ना, उसमें क्रिएटिन ही आएगा, मायोसिन इसमें आएगा, ठीक है। और सेकंड है द्वितीयक संरचना है, उसमें कौन सा है प्रोटीन का द्वितीयक संरचना है, उसमें केवल कौन सा है द्वितीयक संरचना है, उसमें केवल आपकी कौन सा है क्रिएटिन और रेशम धागा, यही है स्टूडेंट। ये दोनों पूछे जा सकते हैं। एक गोलाकार प्रोटीन है, उसके अंदर है मायोसिन वाला, ठीक है। मायोसिन एक गोलाकार प्रोटीन है। अब चतुर्थक संरचना सबसे ज्यादा स्टेबल। चतुर्थक संरचना 4 नंबर है। प्रोटीन की चतुर्थक संरचना, चतुर्थ संरचना, चतुष्क संरचना बोल सकते हो, यानी 4D स्ट्रक्चर मान सकते हो आप इसे। 4D स्ट्रक्चर, इसका एग्जाम्पल ही पूछा जा सकता है, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। चतुष्क है, चतुष्क संरचना है। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है स्टूडेंट। एग्जाम्पल आएगा इसमें हीमोग्लोबिन। एग्जाम्पल क्या आता है HB, हीमोग्लोबिन, इसमें एग्जाम्पल आता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट, वो लिखा देता हूँ, फिर इसके बाद में प्रोटीन वाला मामला पूरा आता है, ठीक है। 2 क्वेश्चन स्टूडेंट, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से वो देखिए। एक तो पूछा जाता है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या है। और मेन प्रोटीन का विकृतीकरण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। इसमें कुछ बातें हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन बोलते हैं या विकृतीकरण, कृतीकरण। बाह्य कारक, बाह्य कारक ताप व पीएच के कारण, ताप व पीएच के कारण प्रोटीन की, प्रोटीन की द्वितीयक अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स संरचना व तृतीयक संरचना मेनली ये इफेक्ट होती है। प्राइमरी तो होगी नहीं क्योंकि वो सबसे सीधी संरचना है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना व तृतीयक संरचना का कुंडलन खुल जाता है, जिससे प्रोटीन की क्रियाशीलता घट जाती है। इसे प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। विकृतीकरण, विकृतीकरण यानी आकार में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। मेनली प्राथमिक संरचना अप्रभावित रहती है। यह प्रश्न पूछा जाता है, ये मैंने करवा दिया है और ये पूछा भी गया है स्टूडेंट। पिछले साल पूछा गया था, ये 2024 में पूछा गया था। अब इसके बाद में एक आता है स्टूडेंट, एक और आता है इससे कि अंडे को उबालने पर, एक आता है अंडे को उबालने पर उसमें जल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अंडा है, अंडे को जब अपन पानी में उबालेंगे तो उससे जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये उतारिए। या जल कहाँ चला जाता है।
ये उतारी स्टूडेंट। इसके अन्य उदाहरण स्टूडेंट मैं लिख देता हूं दोनों। अंडे को उबालना व दूध का स्कंदन प्रोटीन के विकृतीकरण का उदाहरण है। जब अंडे को उबाला जाता है, अंडे को उबाला जाता है तो उसमें उपस्थित एल्ब्यूमिन प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन एल्बुमिन प्रोटीन उसमें उपस्थित एल्बुमिन प्रोटीन का स्कंदन हो जाता है, यानी वह जम जाती है। बात यही है, ये प्रोटीन का विकृतीकरण का उदाहरण है। ये उतार लीजिए। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसमें अपन प्रोटीन को समाप्त करके पड़ाव पे पहुंच चुके हैं स्टूडेंट आपके विटामिन में। किसमें? विटामिन में। फिर न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन न्यूक्लिक अम्ल 2 या 3 लेक्चर लगेंगे स्टूडेंट, फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपके विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल। ओके गाइस, बाय।